ये पाप करने के बाद अब कोई नीति वापस लेने से, जब तक लूट का पैसा वापस नहीं आएगा तब तक दिल्ली की जनता भी नहीं छोड़ेगी और हम सांसद भी नहीं छोड़ने वाले हैं अरविंद केजरीवाल कहीं। जनता की जीत के रूप में कल लोकायुक्त महोदय के यहाँ से जिस प्रकार से एक बार फिर से दिल्ली के क्लासरूम में हुए घोटालों को, जो लगभग 2600 करोड़ का घोटाला है, उस पर कल माननीय लोकायुक्त ने, भले हमें 3-3.5 साल लगा, लेकिन कल इसमें भी चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से पूरी रिपोर्ट मंगा ली है। इसको हम दिल्ली की जनता की बड़ी जीत मानते हैं। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा बहुत दिन तक नहीं चलता, वो फूटता ही है, और फूटा है तो आज पूरा देश देख रहा है, पूरी दिल्ली देख रही है। मैं प्रवेश वर्मा जी के साथ कल लोकायुक्त में उपस्थित था। हम 2019 में 5 लाख का कमरा 28 लाख 30 लाख का बनाने के लिए हमने आरोप भी लगाया। हम उसके लिए कोर्ट तक गए, हम एजेंसियों को लिखे, और उसके जवाब देने की बजाय हमारे ऊपर, प्रवेश वर्मा के ऊपर, हमारे साथी हरीश खुराना के ऊपर और भी नीलकांत बख्शी के ऊपर, इन लोगों के ऊपर डिफेमेशन का केस हुआ। हमने डिफेमेशन को भी चैलेंज किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें कोई आरोप लगा तो उसमें डिफेमेशन कैसा हो सकता है, उस पर स्टे हुआ। और कल कहते हैं ना कि समय थोड़ा लगता है लेकिन न्याय मिलता है। और कल लोकायुक्त महोदय ने क्लासरूम में हुए लगभग 2600 करोड़ के घोटाले पर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी और 20 अक्टूबर के अंतर मांगी है। और मैं समझता हूं कि आज ये पूरा देश पूछेगा कि 5 लाख रुपए का कमरा जो कड़ी कुंडी का बनता है, जिसमें हम एक योजना भी बना रहे हैं, अभी आपको प्रवेश बताएंगे। 5 लाख का कमरा आप बनाते हैं 28 से 30 लाख में। आप जरा सा पता करिए कि प्रधानमंत्री आवास में 2 कमरों का आवास कितने का बनता है। आज जैसे ही वो आपको पता, जब पक्की वो पता है, परमानेंट स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं पीएस, परमानेंट स्ट्रक्चर। बट दिल्ली सरकार, मनीष सिसोदिया इज मेकिंग सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर। एसपीएस एक शब्द है, ये लोग परमानेंट में नहीं बनाते, कड़ी कुंडी से बनाते हैं। हम दावा करते हैं कि हम वो कमरा हम 5 लाख के आसपास, 5 से 4.5 से 5 लाख में बना के दिखा सकते हैं। लेकिन आज हमारा सिर्फ इतना कहना है कि चाहे आप एक्साइज पॉलिसी वापस लो, चाहे आप अपने भ्रष्ट मंत्री को जेल में रहने के बाद भी बनाए रखो, हम लोकायुक्त के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। दिल्ली की जनता की जीत है और वो दिन दूर नहीं। मनीष सिसोदिया, आपको जेल जाना ही होगा इस पाप के लिए। और अरविंद केजरीवाल जी, यू आर द मास्टर माइंड ऑफ दिस करप्शन। आप भी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये देश कानून संविधान से चलता है। और आज हम जनता की इस जीत पे प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। आप सभी का मैं यहाँ पर आने पर धन्यवाद करता हूँ। कल 29 जुलाई का दिन केजरीवाल को जीवन भर याद रहेगा। अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल 2 ऐतिहासिक फैसले हुए। एक फैसला हुआ कि जो हमारे दिल्ली के माननीय लोकायुक्त हैं, उन्होंने कल मुख्य सचिव को ये कहा, बोलो कि आप जो क्लासरूम भाई अभी थोड़ी देर में घोटाला हुआ है उसकी जांच करिए, इंक्वायरी करिए, और जो अगली तारीख है 20 अक्टूबर,
उससे पहले अपना एफिडेविट फाइल कीजिए और अगली बार दिल्ली सरकार को जो उसका स्टैंडिंग काउंसिल है उसको यहाँ पर आना पड़ेगा और उसको ये बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि 5 लाख रुपए का कमरा 28 लाख में कैसे बनता है। और एक कमरा नहीं बना, 12,000 कमरे ये लोग बोलते हैं कि हमने बनाए हैं। तो 12,000 कमरों को अगर हम 23 लाख रुपए से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 2600 करोड़ का घोटाला सामने आता है। इन्होंने पेमेंट करी है 28 लाख रुपए, हम कहते हैं कि 5 लाख में वो कमरा बनता है। तो जो 23 लाख रुपए का गैप है ये कहाँ गया है, इसका जवाब आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली की जनता को देना पड़ेगा। और जब हम ये कह रहे हैं कि 5 लाख में कमरा बनता है तो हम उसको अगले मैक्सिमम 1 महीने में आपको दिल्ली की जनता को साबित करके दिखाएंगे। साबित कैसे करेंगे कि हम एक कमरा बनाकर दिखाएंगे कि जो दिल्ली सरकार ने कमरे बनाए हैं हम वैसा एक कमरा आपको बनाकर दिखाएंगे। और 2017-18 में, 2016 में जो स्टील का रेट था, जो ईंट का रेट था, जो सीमेंट का रेट था, रोड़ी बदरपुर का रेट था, वो भी लिखेंगे। और आज उन सारे वस्तुओं के क्या क्या रेट हैं वो भी लिखेंगे। और अगर उन्होंने 15 बाय 12 का कमरा बनाया है तो हम और बड़ा बनाएंगे, 15 बाय 20 का कमरा बनाकर दिखाएंगे। और हम ये बताएंगे, उसको प्रैक्टिकली ये साबित करके दिखाएंगे कि वो एक कमरा 5 लाख में कैसे बनता है। और उसी एक कमरे के पैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री 28 लाख रुपया दे रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी साजिश जो दिल्ली में रची गई है, कल वो जो है एक बहुत बड़ी जीत हुई है। मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं हुआ क्या था। जब इन्होंने 2015 में इसका टेंडर किया, पहले इन्होंने एक बिल्डिंग का टेंडर किया, तो जो इन्होंने एस्टीमेट बनाया उसका बिल्डिंग का 5 करोड़ का एस्टीमेट बनाया। जब उसका टेंडर हुआ तो जो कॉन्ट्रैक्टर ने रेट डाला, तो जो सबसे लोएस्ट रेट था जिसको L1 बोलते हैं, वो आया 3 करोड़ रुपया, यानी कि 40% कम आया। तो यानी कि 2 करोड़ रुपए हमारा बच गया, सरकार का बच गया। तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने 3 करोड़ में वो बिल्डिंग बनानी थी और ये कंडीशन थी कि 1 साल में वो बिल्डिंग बननी चाहिए। अब होता क्या है कि वो बिल्डिंग बनती है 3 साल में। तो उसको पेनल्टी लगाने की बजाय, उसका पैसा फोरफिट करने की बजाय उससे ये पूछा जाता है कि अब आपका कितना खर्चा हुआ टोटल। वो कहता है 3 साल में ये बिल्डिंग बनाने में मेरे 10 करोड़ रुपए लग गए। तो भाई तेरे 10 लगे या 15 लगे या 20 लगे, आपने तो 3 करोड़ का रेट डाला था, तो आपको 3 करोड़ में ही जो है बनाना पड़ेगा। तो दिल्ली सरकार उसको 10 करोड़ की पेमेंट दे देती है। और इसके बाद अभी सुनिए कहानी कहां शुरू होती है। जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं, और जो इस बार जो 10th का रिजल्ट आया उसके बाद में कहीं दिखाई नहीं दिए, क्योंकि 10th का रिजल्ट बहुत खराब आया दिल्ली सरकार का, तो वो अपने अधिकारियों को एक ऑर्डर करते हैं और वो ऑर्डर कोई राइटिंग में नहीं है, वो वर्बली ऑर्डर करते हैं। और उसमें मिनट्स में लिखा हुआ है मनीष सिसोदिया वर्बली ऑर्डर्ड कि अब जितनी बिल्डिंग बनेगी वो सारी 10 करोड़ में बनेगी। अब कोई नया टेंडर कराने की जरूरत नहीं है, इसके बाद कोई नया टेंडर कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एक बिल्डिंग में 10 करोड़ दे दिए। अब जितनी बिल्डिंग बनाई है सारे 10 करोड़ में बना दीजिए। अब कोई टेंडर नहीं कराना, बिना टेंडर के दे दीजिए। जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेने आए 10 करोड़ में उसको दे दीजिए।
यानी कि रॉ मटेरियल का रेट सेम है, सारी वस्तुओं का रेट सेम है, आप 3 करोड़ के बदले में 10 करोड़ की पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद में टेंडर नहीं कर रहे। चलिए मान लीजिए स्टील का रेट थोड़ा बढ़ गया, तो आप नया टेंडर तो करेंगे। वो वाले टेंडर में दोबारा से 40% 50% कम रेट आएगा, उतने पैसे सरकार को बचने चाहिए, मगर उन्होंने रेट फिक्स कर दिया 10 करोड़ रुपया। कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा एक हमारी जीत हुई है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, कार्यकर्ताओं की जीत हुई है कि हमें यह दुख था और हमें गुस्सा था कि जब देश में कोरोना की सेकेंड वेव चल रही थी, दिल्ली में 23,000 लोग मर गए। उस समय दिल्ली का मुख्यमंत्री और दिल्ली का उप मुख्यमंत्री अपने कमरे में बैठकर नई एक्साइज पॉलिसी बना रहे थे कि घरों में फ्री होम डिलीवरी शराब की कैसी हो, हमारा रेवेन्यू कैसे बढ़े, 4-5 बिजनेसमैन को कैसे फायदा हो, 300 करोड़ के जोन कैसे बांटे जाएं। ये सोच रहे हैं। दिल्ली की जनता कह रही है हमें ऑक्सीजन दे दो, हमारा बाप मर रहा है, हमारी माँ मर रही है, हमारा बेटा मर रहा है, हमें ऑक्सीजन दे दो, हमें कोई है हॉस्पिटल बना दो, हमें भर्ती करा दो, जो भारत सरकार ऑक्सीजन दे रही है उसके लिए ट्रक खरीद लो। मगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नई शराब की पॉलिसी बनाने में व्यस्त थे। उसी महीने में जो पिछले साल का मई और जून का महीना था, जब लोग मर रहे थे, लाशें का ढेर लग रहा था, शमशान घाट में जगह नहीं थी जलाने के लिए, उस समय दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल वो शराब पॉलिसी बना रहा था। इससे खराब बात किसी भी कोई मुख्यमंत्री के लिए और कोई जन नेता के लिए हो नहीं सकती है। तो कल इन्होंने अपनी शराब पॉलिसी वापस ली। क्यों ली? क्योंकि उनको डर है कि अभी एजेंसी और जाएगी खोदने के लिए और आपसे पूछताछ करेगी, जितना तुम चलाओगे उतना तुम मरोगे, क्योंकि एक एक जोन के आदमी से 20-20 करोड़ रुपया कैश लेते हैं। उस सारे पैसे को पंजाब के गोवा के इलेक्शन में यूज करते हैं। तो ये कल उनको पॉलिसी वापस लेनी पड़ी दिल्ली सरकार की। ये कल दूसरी हमारी बहुत बड़ी जीत है। और मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने जो सत्येंद्र जैन के बारे में टिप्पणी करी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को थोड़ी बहुत अगर शर्म हो, वो अपनी बहन से सीख ले, ममता बनर्जी से। जहां पर उसके मंत्री के यहाँ छापा पड़ा तो 50 करोड़ रुपया से ज्यादा कैश मिला, सोना मिला, कम से कम उसने हटा तो दिया। कम से कम अपनी बहन से सीख लो भाई। आप अपने मंत्री को हटा क्यों नहीं रहे? हाई कोर्ट ने उनके बारे में बोला है कि कोई तो आपकी मर्यादा होनी चाहिए, कोई तो नैतिकता होनी चाहिए। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि अभी भी देर नहीं हुई है। आप आज तुरंत जो है अपने हेल्थ मिनिस्टर को और अपने शिक्षा मंत्री को, दोनों को बर्खास्त करो। अगर आपको बचना है, अगर तो आप अपने दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करो। और मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि जो भी करप्शन हो रहा है, तो केजरीवाल जेल क्यों नहीं जा रहा बताओ? केजरीवाल जी जेल इसलिए नहीं जा रहे, वो देश का एक इकलौता मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई विभाग ही नहीं है। तो सारे विभाग बांट दिए अपने मंत्रियों को। मंत्री खुश हो गए कि मेरे को 10 विभाग मिले, मेरे को 15 मिले, मैं शिक्षा मंत्री बन गया, मैं जो है स्वास्थ्य मंत्री बन गया। उनको ये नहीं पता था कि बेटा जेल जाना पड़ेगा। ये तुमको विभाग नहीं दे रहा, ये तुम्हें जेल दे रहा है, क्योंकि साइन तो तुम्हारे होंगे। केजरीवाल जी तो साइन नहीं करेंगे, साइन तुम करोगे तो जेल तुम जाओगे। अब मंत्री बनना है, मंत्री बने रहना है तो साइन तो करना पड़ेगा। अगर साइन नहीं करोगे तो फिर कपिल मिश्रा की तरह आपको अपना छोड़ के जाना पड़ेगा मंत्री पद। तो अगर रहना है तो साइन करना पड़ेगा, और साइन करना पड़ेगा तो जेल जाना पड़ेगा। और जैसे ही कोई नाम आएगा तो तुरंत दिल्ली के मुख्यमंत्री कहेंगे हमने तो फाइल चेक करा ली है, कोई घोटाला ही नहीं है,
हमारा मंत्री तो बहुत ही कट्टर ईमानदार मंत्री है, कट्टर भ्रष्ट मंत्रियों की फौज है। जो अली बाबा और 40 उनके वो थे फौज, ये सारे वो लोग हैं। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तुरंत आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं है। और केजरीवाल जी तो अंतर्यामी हैं, वो तो एस्ट्रोलॉजर जो है ना बन चुके हैं कि उनको पहले ही पता लग जाता है उनका मंत्री कौन सा जेल जाने वाला है, तो पहले ही बता देते हैं। अभी जो है मनीष सिसोदिया का नंबर है, क्योंकि उन्हें मालूम है घोटाला हुआ है। तो अभी उनके एक एक मंत्री जेल में जाएंगे। और ये हमारी पार्टी की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, ये उन्होंने जो हमको एक सही रास्ते पर चलना सिखाया है पूरी पार्टी को, जो बहुत धन्यवाद। और 2 लाइन की बात है कि चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितनी जुगत लगा लो, चाहे भ्रष्ट मंत्री को तुम जो जेल में है उसको भी मंत्रालय में सजा लो, जेल जाने से मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल जी, आपको भी कोई बचा नहीं पाएगा। विभागहीन होने से जिम्मेदारी नहीं जाती है, आपको भी जाना ही होगा। हाँ, थोड़ा सा देर लगेगा, बच कोई नहीं पाएगा जो भ्रष्टाचारी। मनोज जी, प्रवेश जी, अभी जब आप यहाँ पीसी कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया की भी पीसी चल रही है, वो 2 मॉडलों की बात कर रहे हैं, गुजरात की जहाँ पर शराब की वजह से, और वो बता रहे हैं कि नई पॉलिसी के बाद 1.5 गुना ज़्यादा रेवेन्यू मिला दिल्ली सरकार को, और बीजेपी के लोगों को वेंडर्स जो जिनको पहले फायदा पहुँचाया जाता था वो नहीं पहुँचाया गया है, इस वजह से बीजेपी नई पॉलिसी को फेल करने में लगी। सिंपल सी बात है कि सरकारें जब भी काम करती हैं तो उनको जवाबदेह होना पड़ता है। इन सारे कार्यों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, हमारा इशू वो भ्रष्टाचार है। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि स्कूल का कमरा मत बनाओ। आपने तो कहा था 500 नए स्कूल बनाएंगे, कहाँ है एक नया स्कूल? आपने कहा था 20 नए कॉलेज बनाएंगे, कहाँ है 20 नया कॉलेज? एक भी नया कॉलेज नहीं। जो स्कूल थे उसमें भी 2-3 बंद हुए हैं, 15-16 गिरने वाले हैं। अब आप कमरा बना करके जो आज जो अभी प्रवेश जी ने जो आपको रिपोर्ट दी है, उसके आधार पे कौन बच सकता है? हम और आप देश के किसी और स्टेट की तुलना करोगे तो हम आपको भ्रष्टाचार करने के बाद छोड़ने वाले नहीं। मनोज जी, सवाल ये भी है कि हाई कोर्ट ने जो देखो, आपने एक बात कही ना, इन 5 years दिल्ली एक्साइज रेवेन्यू स्लिप बाई 567 करोड़। ये मैं मीडिया की ही रिपोर्ट दे रहा हूँ। 567 करोड़ रेवेन्यू घट गया। कौन सा रेवेन्यू बढ़ा रहे होते? मनीष सिसोदिया का कहना है कि इसे दुकानदारों को शराब के वो ऐसा अपने बचने के लिए कह रहे हैं। स्थिति ये है कि जिन शराब व्यापारियों से, लिकर माफियाओं से इन लोगों ने बड़े पैसे लिए हैं, अब वो सब इनसे पैसे मांगेंगे, इसलिए वो इस तरह की बात करके बचने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे यूटर्न लिया गया है सर सरकार के द्वारा, क्या आपको लगता है एक तो जांच का डर था, सबसे पहला वो था, और मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि जो रेवेन्यू है दिल्ली सरकार का वो बढ़ नहीं रहा था, तो एक तरह से आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार ये कह रही है कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया। लेकिन सर, जो कंप्लेंट थी, कंप्लेंट में खास तौर पर ये कहा गया, जो LG ने आगे भेजी है, उसमें मनीष सिसोदिया का नाम से कहा गया कि टेंडर के बाद भी लीगल बहुत फायदे पहुंचाए गए लिकर लाइसेंस को सर, इसीलिए तो CBI इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो धन्यवाद है माननीय LG का, जिन्होंने ये स्टेप उठाया। और CBI इंक्वायरी शुरू होते ही, मतलब शुरू भी क्या, अभी तो खाली रिकमेंड हुई, तभी महान ज्योतिषाचार्य अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये कहना कि मनीष सिसोदिया जेल जाने वाला है। हम तो हैरान रह गए कि कौन सा विद्या पढ़ के आए हैं कि अभी इंक्वायरी रिकमेंड होती है, इनको पता चल जाता है किसमें कौन जेल जाएगा। देखिए साहब, इसका जांच होने दीजिए। इनके एक्साइज पॉलिसी वापस लेने से जांच तो नहीं रुकेगी। इफ देयर इज अ बिग करप्शन
दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। आपकी पार्टी ये भी आरोप लगाती रही है कि बीजेपी अपने गिरबान में कुछ आकर देखे, गुजरात में जहरीली शराब से इतने लोगों की मौत हो जाती है, जो कि गुजरात में देखिए, गुजरात में जो घटना हुई है बहुत दुखद है। हम बहुत शॉक्ड हैं और हम गुजरात सरकार ने उस पर बड़ी जांच बिठाई और हम चाहते हैं उसकी बड़ी से बड़ी एजेंसी से जांच हो। पर एक इंडिविजुअली मुझे ऐसा लगता है, प्रवेश जो भी इस पे विचार रखें, मुझे ऐसा भी लग सकता है कि जितनी गिरी हुई हरकत अरविंद केजरीवाल एंड गैंग करते हैं, इतने लंबे गुजरात सरकार के टेन्योर में कभी इस तरह की घटना नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल के जाने पे ही ऐसी घटना क्यों होती है, इसकी जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल गैंग का भी इसके पीछे साजिश हो सकती है, ऐसा मेरा मन कहता है। मनोज जी जांच तो शुरू हो गई है, क्या आप जनता के बीच जाएंगे दिल्ली सरकार के खिलाफ? 100% आज आपके साथ है। अभी हम हमारी पूरी पार्टी इसको प्लान करके हम लोग गली गली जा करके बताएंगे कि कितने बड़े बहरूपिये हैं जो सामने तो दिखाते हैं बहुत अच्छा, मगर अंदर से रोज जनता को लूट रहे हैं। सर एक पर है जो शराब की पॉलिसी है, पहले 23 साल के युवा को शराब लेने का था, इन्होंने घटा के 21 साल कर दी है, इसका विरोध कर रहे हैं। हम जो भी पॉलिसी है हम उसका पूरी पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो युवाओं की एज घटाने की बात हो, चाहे वो रात को 3-3 बजे तक ठेके खोलने की बात हो, चाहे पिंक बार बनाने की बात हो, पिंक ठेका बनाने की बात हो, चाहे हमारे बच्चों को कैसे शराब पीनी चाहिए उसका ट्रेनिंग देने की बात हो। हम इस पूरी पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं और अगर ये पॉलिसी खराब नहीं होती तो अरविंद केजरीवाल कभी इसको वापस नहीं लेता। कल उसने इसको वापस इसीलिए लिया क्योंकि पॉलिसी खराब थी, इसमें बहुत बड़ा घोटाला था। अगर पॉलिसी ठीक थी तो उसको इसके ऊपर में अड़े रहना चाहिए। मैं यहाँ पर एक और बात ये कहना चाहता हूँ, हम बहुत ही जल्दी आपको एक सैंपल कमरा बनाकर दिखा रहे हैं और यहाँ पर एक और बात जो है वो अपना ध्यान करने वाली है कि हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश में जो 2 बेडरूम के कमरे बनाए जा रहे हैं उसकी कीमत केवल 2.5-3 लाख रुपए आती है। केवल 2.5-3 लाख रुपए में 2 बेडरूम का कमरा बन जाता है पूरे देश में, जो इंटीरियर्स है वहां पर भी। तो एक कमरा 28 लाख में कैसे बनता है, ये जो अभी अपना हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो अपने घर में स्विमिंग पूल बना रहे हैं, 21 करोड़ रुपए का लागत से सारे काम करा रहे हैं, वही समझा सकते हैं। थैंक यू। चलो भाई